बच्चों लोग आपके सामने SN1 पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और बोला है इसमें कौन सा करेक्ट होगा को बताना है। तो ध्यान ना, आपके पास NCERT का जो SN1 का प्रोसेस मैं शेयर कर रहा हूँ, ध्यान ना, SN1 होता क्या है कि पहले जो हालाइड है, हालाइड रिप्लेसमेंट होता है और यहाँ पे कैटायन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होता है sp3 होता है। ठीक, तो sp3 में शेप क्या होता है, सिस्टम का टेट्राहेड्रल होता है। अब जैसे हालाइड हटता है और यहाँ पे कैटायन बनता है तो यहाँ पे सॉल्वेंट होता है पोलर प्रोटिक। तो पोलर प्रोटिक जो सॉल्वेंट होता है, यानी उसको आप वाटर बोल सकते हो। ये सॉल्वेंट जो है आपको इस हाइड्रोजन को निकलने में हेल्प करता है थ्रू हाइड्रेशन। तो यानी जो हाइड्रोजन निकल रहा है और जो कैटायन बन रहा है उसका हाइड्रेशन होता है। यानी जो सॉल्वेंट H2 है वो कहीं ना कहीं इंट्रैक्शन करके वो हाइड्रोजन और आपके कैटायन को क्या करेगा, आपको स्टेबलाइज करेगा। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है आएगा तो यहाँ पे जो कैटायन बना है उसका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। अब sp2 में क्या होता है कि एक जो P है जहाँ से अभी बॉन्ड टूटा है तो P हो गया अनहाइब्रिड। तो ये इस P का 2 लोब खाली होता है यहाँ यहाँ, तो ये आपके पास वैकेंट P खाली है। अब न्यूक्लियोफाइल जो है इधर से भी अप्रोच कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अप्रोच कर सकता है। इन जहाँ से लिविंग ग्रुप निकला है वहाँ से भी अप्रोच कर सकता है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल जहाँ से लिविंग ग्रुप निकला है, जहाँ से X निकला वहाँ से अप्रोच करेगा उस ऑर्बिटल में, तो आपका कंपाउंड ऐसा बनेगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं रिटेंशन। यानी जो कॉन्फ़िगरेशन था आपके पहले वाले सिस्टम का ही उसी कॉन्फ़िगरेशन में आपका कंपाउंड क्रिएट हो रहा है, इसको बोलते हैं रिटेंशन। अब अगर अटैक पीछे से होगा बैकवर्ड तो उसको जो प्रोडक्ट बोलते हैं उसको बोलते हैं कि इन्वर्टेड है। यानी पिछले वाले प्रोडक्ट का क्या है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट है, यानी इन्वर्जन हो रहा है। अब दोनों का पॉसिबिलिटी इक्वल है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने का चांस 50-50% हो सकता है। तो आपका इक्वल अमाउंट में इन्वर्जन और रिटेंशन दिख रहा है मेरे को, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। तो उस केस में दोनों जो पॉड बनेगा तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, अगर ये सेंटर दोनों कैरल होगा तो अगर डी फॉर्म होगा तो एल फॉर्म होगा। तो दोनों का चूँकि 50-50% बनने का चांस था तो इसमें होना चाहिए था क्या, रेसमाइजेशन, यानी बनना चाहिए था रेसमिक मिक्सचर। बट ऐसा होता है क्या, तो एनसीईआरटी तो बोलता है कि होता है, बट एनसीईआरटी एक पॉइंट मिस कर रहा है कि ये एक्चुअली नहीं होता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो एक्चुअल होता क्या, समझो यहाँ से। आपको ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियोफाइल का दो अप्रोच जो है बहुत साइड से सेम होना चाहिए था, बट प्रॉब्लम में देखो ध्यान से ना, प्रॉब्लम जो क्रिएट करता है आपका सॉल्वेंट पार्टिकल करता है। जब यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था तो हाइड्रोजन के अराउंड में क्या है, वाटर पार्टिकल जमा हो गया। अब जमा हो गया और उसे अट्रैक्ट करके उसको घेर लिया। अब घेर लिया तो क्या हुआ कि हाइड्रोजन पार्टिकल जो फ्री हो, जो इजीली निकल के बाहर निकल जाना चाहिए था, उसके आसपास सॉल्वेंट का पार्टिकल आ जाता है। अब आ जाता है तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का जो इधर का अप्रोच है, यानी यहाँ जो हाइड्रोजन जा रहा था उसके आसपास में वाटर का पार्टिकल आ रहा है जो कि आपके हाइड्रोजन से को सॉल्वेट कर रहा है। तो ये पार्टिकल जो आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये पूरे इस एरिया को ब्लॉक कर देगा। यानी यहाँ पे वाटर यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, हर जगह वाटर पार्टिकल आएगा जो कि हाइड्रोजन से खुद को सॉल्वेट करना चाहता है। तो अल्टीमेटली ये जो यहाँ का जो अटैक हो रहा था, यानी ये न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा उसके रास्ते को ब्लॉक करेगा। यानी जिधर से लिविंग ग्रुप निकल रहा है वो लिविंग ग्रुप क्या है, बहुत स्लोली निकलेगा क्योंकि उसको वाटर घेर के रखा होगा। तो वहाँ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होता है, मुश्किल हो जाएगा। तो इसके कारण जो रिटेंशन होता है थोड़ा कम होगा, लेस होगा, और इन्वर्जन जो होगा मोर होगा। तो एक्चुअल में अगर बात करेंगे तो आपका एसन में एक्चुअल में जो होता है वो होता है मोर इन्वर्जन लेस रिटेंशन, यानी इन्वर्जन मोर होगा देन रिटेंशन, लीडिंग टू पार्शियल रेसमाइजेशन। यानी रेसमाइजेशन परफेक्ट नहीं होता है, कुछ अमाउंट ऐसा होगा जो ज़्यादा इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो रेसमाइजेशन पार्शियल होता है। मान लेते हैं कि 60% बना इन्वर्जन तो 40% बना रेसमाइज आपका रिटेंशन। तो ओवरऑल क्या होगा, आपको 40% कंटेंट ही क्या हो रेसमाइज करेगा, दो जो है 20% जो हो रहेगा वो क्या रहेगा, इन्वर्टर रहेगा। तो इसमें इसका आंसर जो करेक्ट होगा ये होगा। अब आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाओगे तो आपको आप टिक मार दोगे रेसमाइजेशन, जो कि गलत है, जो कि गलत है। तो ध्यान देना, आपको टिक क्या करना, आप ध्यान सुनना। अगर आपके क्वेश्चन में ओनली रेसमाइजेशन दिया हो तो आप इसको टिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेसमाइजेशन के साथ अगर पार्शियल इन्वर्जन लिखा होगा अगर, तो उस केस में पार्शियल इन्वर्जन जो है यानी मोर इन्वर्जन जो है उसको आप टिक करोगे। ठीक है,
तो अगर आपको लिखा रहेगा कि रेसमाइजेशन है ओनली तो उसको टिक कर दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रेसमाइजेशन के ऑप्शन साथ अगर आपको लिखा रहा है कि मोर इन्वर्जन है इन पार्शियल रेसमाइजेशन दिख रहा है आपको, पार्शियल रेसमाइजेशन, तो इन्वर्जन अगर ज़्यादा दिख रहा है एज कम्पेयर टू रिटेंशन, तो इन्वर्जन का एक्सटेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिटेंशन, तो उस केस में उसको आप टिक मार दोगे। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको घुमा फिरा के दोबारा आने का चांसेस काफ़ी है, तो इसको आपको ढंग से समझ लेना है कि क्यों आखिर मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे रेसमाइजेशन पार्शियल हो रहा है और इन्वर्जन ज़्यादा हो रहा है। तो बच्चों लोग मूव करते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे।